हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी संविधान में। अगला चैप्टर है बीए सेकेंड ईयर का, शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन। तो शक्तियों का पृथक्करण क्या है और ये धारणा कहाँ से आई और क्यों आई, तो हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बताते हैं आपको। शक्ति पृथक्करण के जन्मदाता हैं मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू मूलतः किस देश के हैं? फ्रांस के। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक हैं जो किसी काम से ब्रिटेन गए और वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए, और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ये अलग बात है कि शक्ति पृथक्करण ब्रिटेन में नहीं है, लेकिन वो है उस शासन मॉन्टेस्क्यू ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जो कि किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। तो आगे हम समझते हैं कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ है क्या। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के इन तीनों अंगों का संबंध कैसा होना चाहिए, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से हम साबित करेंगे कि किस तरह का इनका व्यवहार होना चाहिए। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि व्यवस्थापका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का उन कानूनों को लागू करना है और उनके अनुसार शासन चलाएं, तथा न्यायपालिका उन कार्यों के अनुसार निर्णय करे। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ है कि सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों स्वतंत्र रहकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला आता है अमेरिकी संविधान में कि संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्था करता है। यानी अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सुनिश्चित रखने के लिए निम्न व्यवस्थाएं करता है, जैसे कि शासन के 3 अंगों के सदस्यों की चयन की विभिन्न प्रक्रिया, यानी कांग्रेस तथा सीनेट। कांग्रेस के कितने सदन होते हैं? 2, सीनेट और प्रतिनिधि। सीनेट और प्रतिनिधि सदन के सदस्य जनता द्वारा किस प्रकार चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष। और राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है अमेरिका में? परोक्ष। और न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके अनुमोदन पर? सीनेट के अनुमोदन पर। इसका मतलब है सरकार के तीनों अंगों के लिए क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति अपनाई गई है, ताकि ये तीनों अंग अलग अलग प्रकृति में रहें। अगला आता है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति सरकार के तीनों अंगों में नहीं रह सकता, उसे किसी एक अंग की ही सदस्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है, वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने योग्य है, सदाचार। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है, लेकिन सदाचार रहने तक। अगर उन पर कदाचार के आधार पर न्याय महाभियोग चलता है तो वो अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। अगला आता है हमारा नियंत्रण एवं संतुलन। इसका अर्थ और प्रकृति क्या है?
नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों को दुरुपयोग ना कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये दो सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये दो सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है, वह यह है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना करना, जिससे कि शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात ना पहुंचा सके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। शक्ति पृथक्करण का पूरक सिद्धांत भी कह सकते हैं किसको? नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को। अगला आता है, संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने और व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाया, लेकिन इसके साथ ही वे शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से भी परिचित थे। सरकार के तीनों अंगों के संबंध में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का अध्ययन निम्न प्रकार है। कांग्रेस की शक्तियों पर नियंत्रण। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है, जिसके प्रयोग में समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को कुछ ऐसे साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित कर सकता है, कांग्रेस के सदस्यों पर विभिन्न आग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस के कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रतिबंधित है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है जो कि संविधान के प्रतिकूल हैं। यानी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर कांग्रेस की शक्तियों पर नियंत्रण लगा सकती है। अगला आता है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। अब अमेरिका में ऐसी कौन कौन सी शक्ति हैं जो राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण रखती हैं? राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश रखा गया है। सर्वप्रथम, राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है। कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। ठीक है। अगला होता है, राष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है तो कांग्रेस महाभियोग लगाकर उस राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। ठीक है। एक है कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हम बता ही चुके हैं आपको। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है। यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। अगला आता है न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। अब अमेरिका में न्यायपालिका को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो भी आंशिक रूप से। तो इसमें हम देखते हैं न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा गया है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है। कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को हटा भी सकता है। अब आता है हमारा कांग्रेस के दोनों सदनों को एक दूसरों पर नियंत्रण। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सदन, एक दूसरे को किस तरह कंट्रोल करते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में दोनों सीनेटों को लगभग बराबर शक्ति प्राप्त है। हमारे भारत की तरह नहीं है,
भारत में तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, किसकी तुलना में? उच्च सदन की तुलना में हमारे राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है भारत में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों ही बराबर की शक्तियाँ रखते हैं। अगला आता है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना। अमेरिकी शासन व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली पर आधारित है, जहां इसका लाभदायक पक्ष यह है कि शासन का कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए घातक नहीं हो पाता। वहां इसका एक अन्य पक्ष भी है, इसके कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। शक्ति विभाजन, इसमें पहला कारण है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के कारण अमेरिकी शासन में एकता का अभाव है। अगला आता है सेकंड, नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जो कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में देखी जा चुकी है। तो अगला आता है हमारा सीनेटीय शिष्टता क्या है। अमेरिका में बहुत ही फेमस है सीनेटीय शिष्टता। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन सुनिश्चित होना। यानी राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करता है इम्पोर्टेंट, तो उसमें राष्ट्रपति को सीनेट के सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है। इसे ही हम सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद।